Hello students, in this video we will discuss the remaining part of the federalism. Now the topic is what makes India a federal country. कौन सी वो चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है. The Constitution of India provide the threefold description dividation of the legislature power of the central government and the state governments. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को क्लियरली स्पेसिफाइड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी. These power and these subjects describes in the three list. Number 1, यूनियन लिस्ट. इसे हिंदी में केंद्र सूची कहते हैं. In this union list, the subject given of the national importance like defense, banking, foreign affair, currency, इसमें ये जो जितने सब्जेक्ट्स हैं ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज वी नीड द यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ये जो सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, रक्षा, पूरे देश की रक्षा कैसे की जाएगी उसके लिए नीतिगत फैसले लेना और उसके लिए लॉज बनाना, बैंकिंग जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, एंड फॉरेन अफेयर विदेशी मामले, किस देश के साथ कैसे संबंध रखने होंगे और किस देश के साथ कैसी फॉरेन पॉलिसी रखनी है, एंड करेंसी ऑल ओवर इंडिया एक ही करेंसी चले. जो इंडिया की करेंसी रुपीज है वो केवल यूनियन गवर्नमेंट ही इन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है और इन पे नीतिगत फैसले ले सकती है. क्यों? क्योंकि इस पे एक पूरे देश में एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी चले, इसलिए ये सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आते हैं. नंबर 2, स्टेट लिस्ट. इसे राज्य सूची कहते हैं. राज्य सूची में टॉपिक आते हैं पुलिस, जो सब्जेक्ट्स हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, and irrigation. In these subjects only state government can make laws. These are specified in the Constitution of India. पुलिस जो राज्य सरकारें होती हैं उनके अंडर में पुलिस आता है. वो राज्य में अपना लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है. ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, खेती से रिलेटेड जो नीतियां हैं, इरिगेशन जो सिंचाई की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करवानी है, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट इन पे कानून बनाने का, नीतिगत फैसले लेने का अधिकार रखती है. नाउ नंबर 3,
इसे हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन पे दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एंड मैरिज, एडॉप्शन। ये जो पॉलिसीज हैं, एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट्स है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है। जितनी भी राज्य सरकारें हैं इंडिया में, वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे भी HRD मिनिस्टर होता है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं। फॉरेस्ट लॉज, ये फॉरेस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड एडॉप्शन, ये क्या है? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? समवर्ती सूची, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पॉलिसीज बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। इन दोनों के पास ही यह अधिकार होता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी मुद्दे को लेकर के, यूनियन गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया, और यदि इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, विवाद हो, तो ऐसे कंडीशन में जो यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है वो ही एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो देश की सरकार ने बनाया है, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, इसे हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन द power is taken away from the central government and the state government and given to the local government, it is called the decentralization. जब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए और इन दोनों की पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत राज व्यवस्था की बात होगी। जब पंचायत राज व्यवस्था के काम किया गया तो इसके एडवांटेज क्या थे, इसको देखिएगा। पहला, लोकल गवर्नमेंट पे काम क्यों किया गया? पहला है कि लोकल पीपल have the better knowledge of their problem and they also had the better solution. जो लोकल लोग होते हैं, जो पर्टिकुलर गांव के लोग होते हैं, वो इस स्थिति को बेहतर समझते हैं कि उनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। नंबर 2, local people have the better ideas where we have to spend money, और लोकल लोगों के पास ये आइडियाज होते हैं कि मनी को, पैसे को कहाँ पे खर्च करना है जिससे उससे ज़्यादा फैसिलिटीज लोगों को मिल सकें। एंड इसका तीसरा फायदा क्या है
कि जो लोकल लोग होते हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। जो लोकल लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उन लोगों का डिसीजन मेकिंग में सीधा पार्टिसिपेशन, सीधी हिस्सेदारी होती है। ये 3 एडवांटेज हैं लोकल गवर्नमेंट के। नाउ इस पंचायत राज व्यवस्था को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अब पंचायत राज व्यवस्था के जब शुरू में उसको बनाया गया तो उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या थे पंचायत राज व्यवस्था में। प्रॉब्लम्स क्या थे कि इलेक्शन वर नॉट हेल्ड रेगुलर इंटरवल। शुरुआती सालों में जब पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई तो जो पंचायत इलेक्शन थे वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते थे। इलेक्शन का अच्छा सिस्टम नहीं था। नंबर 2, लैक ऑफ रिसोर्सेस की कमी थी और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, रिवेन्यू उनको मिलता नहीं था। जो अब उनके पास पैसा नहीं होता था, रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो वो फिर अपनी पंचायत में, अपने गांव में डेवलपमेंट के जो काम है वो कर नहीं पाते थे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंड किया गया इसको, यानी कि इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इससे क्या हुआ कि इट मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया और इस बात की श्योरिटी की गई कि इलेक्शन रेगुलर इंटरवल में हो। नंबर 2, जो सीट्स थी वो एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी गई। इट मीन्स अब एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग और जो पिछड़े जाति के लोग थे उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। अब वो लोग भी प्रधान बनने लगे। नंबर 3, एटलीस्ट 1/3 सीट रिजर्व फॉर वीमेन। 1/3 जो सीटें थीं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई और रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होने लगे और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने थोड़ी पावर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी शुरू की। अब ये जो था ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग था। नाउ एक
रिवाइज वन टाइम, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1992 में, तो उसमें क्या क्या हुआ। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंपल्सन कर दिया गया कि पंचायत के इलेक्शन अब रेगुलर इंटरवल पे होंगे। एससी कैटेगरी के लोगों के लिए, एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें रिजर्व की गई। महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई। स्टेट गवर्नमेंट की में अलग अलग स्टेट्स में पावर जो थी वो लोकल गवर्नमेंट को दी गई। एंड नंबर 4, हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन किस लिए? ताकि हर स्टेट में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हैं वो सही तरीके से संपन्न किए जा सकें। आपको ये बात क्लियर करूं कि जो पंचायत इलेक्शन होते हैं, जो नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन होते हैं, वो स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन है जो 1992 के बाद बनाए गए उनके द्वारा होते हैं। और जो लोकसभा के इलेक्शन हैं और जो विधानसभा के इलेक्शन हैं वो जो सेंटर में जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।